नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 10 जुलाई 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो टेबल की फॉर्म में आप देख सकते हो जो आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट बिल आया है, 1980 का जो एक्ट है उसे अमेंड किया जा रहा है। करेंसी सुपरमेसी वार चल रहा है चाइना की करेंसी युआन और यूएसए की करेंसी डॉलर के बीच में। डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट, इस पे आर्टिकल है। पीडीएस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम चला रही हैं उनसे संबंधित आर्टिकल है। टर्टल्स की सहायता से गंगा रिवर को क्लीन किया जा रहा है, इससे संबंधित आर्टिकल है। आर्मी को मुश्किल आ रही है मणिपुर में ऑपरेशंस चलाने में, आखिरकार क्यों। और सबसे लास्ट में डिजाइन इंस्टीट्यूट्स हमारे देश में कम हैं, डिजाइन के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे देश में कम हैं। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आप एक एथिकल टर्म देख लीजिए, मोरल निहिलिज्म। मोरल निहिलिज्म का क्या मतलब है? देखो ये एक एक्सट्रीम सोच है। इस सोच का मतलब यह है कि दुनिया में कोई यूनिवर्सल या फिर ऑब्जेक्टिव मोरल वैल्यू है ही नहीं। हम जो बात करते हैं ना दिन रात की, ये गलत है, ये मत करो, ये सही है, ये करो, ये सोच सब गलत है। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए किसी ने ना कोई चीज चुरा ली, उसको जरूरत थी, उसने वो चीज चुरा ली। वो अगर यूं बोलते हैं ना कि इसमें गलत कुछ नहीं है, मुझे आवश्यकता थी इस चीज की, मैंने चुरा ली और मैं पकड़ा भी नहीं गया, इस चीज में कुछ भी गलत नहीं है। मतलब जो भी आप गलत काम करो ना उसको बोल दो कि ये गलत, इसमें कुछ भी नहीं है। दुनिया में सही गलत कुछ भी नहीं होता है, कोई यूनिवर्सल मोरल वैल्यू नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव मोरल वैल्यू है ही नहीं। तो ये है मोरल निहिलिज्म। मतलब सही गलत कुछ नहीं होता दुनिया में। कुछ लोग ऐसी बातें बोलते हैं ना, सही गलत कुछ नहीं होता, वही सोच है मोरल निहिलिज्म। आप बताइए क्या यह सोच सही है? अगर इस सोच को अपनाया जाए तो दुनिया में क्या नुकसान होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल करेंसी सुपरमेसी वार से संबंधित है और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त मैं आपके थॉट्स प्रोवोक करूंगा, यानी बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। आप उन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा अपने मन में ही, थॉट्स प्रोवोक करके मैं आपके कंसेप्ट्स क्लियर करूंगा। देखो आज के समय में वर्ल्ड में जो ज्यादातर व्यापार होता है ना, ट्रेड होता है, वो कौन सी करेंसी में होता है? डॉलर में। इंडिया को मान लीजिए ऑयल परचेज करना है सऊदी अरेबिया से, सऊदी अरेबिया बोलेगा पेमेंट भैया हम डॉलर में लेंगे और किसी करेंसी में नहीं लेंगे। फ्रांस से हमें रफाल परचेज करना है, फ्रांस बोलेगा हम तो सिर्फ डॉलर एक्सेप्ट करते हैं और कुछ नहीं, पेमेंट सिर्फ डॉलर में। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम परचेज करना है, पेमेंट सिर्फ डॉलर में। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यूं है कि ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल ज्यादा क्यों होता है और किसी करेंसी फॉर एग्जांपल रुपी या फिर युआन का इस्तेमाल कम क्यों होता है? आंसर दीजिए। देखो इसका आंसर ये है, सबसे पहला रीजन, डॉलर पे ना लोगों का भरोसा है, विभिन्न देशों का ना भरोसा है, ट्रस्ट है डॉलर के ऊपर कि इस करेंसी की जो वैल्यू है ना वो एकदम से कम नहीं हो जाएगी। ट्रस्ट है डॉलर के ऊपर। और ये ट्रस्ट आता कहां से है? ये ट्रस्ट आता है यूएसए, एक सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड में, आज के समय में सबसे बड़ी पावर है, यहां से ट्रस्ट आता है। विभिन्न देशों को लगता है कि यार यूएस का डॉलर तो डेप्रिशिएट कर ही नहीं सकता बहुत ज्यादा एक लेवल के बाद, क्योंकि यूएसए सुपर पावर है। अगर होगा भी, इतनी बड़ी इकोनॉमी है यूएसए की, यूएसए अपनी करेंसी को संभाल लेगा। मतलब डॉलर के ऊपर जो भरोसा है ना वो यूएस एज ए सुपर पावर की वजह से आता है कि यूएसए बहुत पावरफुल कंट्री है। दूसरा देखो, यूएसए का जो डॉलर है ना वो रिलेटिवली स्टेबल भी रहता है। जैसे भारत का रुपी है, वो डॉलर के मुकाबले में कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, वोलाटाइल रहता है। बट यूएसए की करेंसी ना रिलेटिवली स्टेबल रहती है। एक फायदा डॉलर के साथ ये है, मार्केट में ना डॉलर की लिक्विडिटी काफी ज्यादा है। मार्केट में डॉलर अवेलेबल है, किसी को परचेज करना हो आसानी से परचेज कर सकता है, किसी को बेचना हो बेचने में भी दिक्कत नहीं आती। और सबसे लास्ट में रिजर्व करेंसी के तौर पे डॉलर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। ये क्या कंसेप्ट है? देखो आसान शब्दों में, विभिन्न देश आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करते हैं, इंडिया भी करता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विभिन्न देशों के द्वारा मेंटेन किया जाता है। क्यों? आंसर दीजिए। मैंने बोला ना बेसिक क्वेश्चंस पूछ के आपके थॉट्स प्रोवोक करूंगा, कंसेप्ट में क्लैरिटी लाऊंगा।
देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विभिन्न देशों के द्वारा इसलिए मेंटेन किया जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान वहां से करेंसी निकाल के विदेशों से जो भी चीजें इंपोर्ट करनी है वो इंपोर्ट की जा सके। जैसे ऑयल इंडिया को परचेज करना है और इंडिया के पास डॉलर नहीं है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डॉलर निकाल के चीजें बाहर से इंपोर्ट की जा सकती हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की सहायता से अपनी करेंसी को इंडिया स्टेबलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉलर के मुकाबले में रुपये के दाम बहुत ज़्यादा कम हो गए, तो डॉलर मार्केट में रिलीज कर देगा आरबीआई, इससे रुपये की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में ऊपर चली जाएगी, तो करेंसी स्टेबलाइजेशन के भी काम आता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विभिन्न देश मेंटेन करते हैं ना, उसमें डॉलर को सबसे बड़ी संख्या में, बड़ी वैल्यू में स्टोर करके रखा जाता है विभिन्न देशों के द्वारा। तो डॉलर एक बहुत बड़ी रिजर्व करेंसी है, इसलिए भी ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। और देखो एक चीज यहां पे, चूंकि ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, तो ये एक प्रकार से ना सिंबल भी है, यूएसए सबसे बड़ी पावर है इस चीज का, क्योंकि सबसे बड़ी पावर जो होती है ना वर्ल्ड में, उसी की करेंसी का ज्यादातर समय इस्तेमाल होता है ग्लोबल ट्रेड में। जैसे पुराने समय में जब इंग्लैंड सबसे बड़ी सुपर पावर था ना, उस समय पौंड का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता था ग्लोबल ट्रेड में। चूंकि ये सिंबल है पावरफुल कंट्री होने का, सबसे बड़ी पावर होने का, इसीलिए चाइना कोशिश कर रहा है कि डॉलर के बजाय वर्ल्ड में अब ट्रेड के लिए ना युआन का इस्तेमाल हो, चाइना की करेंसी का इस्तेमाल हो। और जितना ज्यादा ग्लोबल ट्रेड में युआन का इस्तेमाल होगा ना, उतना ही ये सिंबल होगा कि अब चाइना की जो पावर है ना वो बढ़ती जा रही है, चाइना और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, आज के समय में ना वर्ल्ड में एक करेंसी सुपरमेसी वार चल रहा है। एक तरफ है चाइना का युआन और दूसरी तरफ क्या है, यूएसए का डॉलर। कैसे युआन डॉलर को रिप्लेस कर रहा है ग्लोबल ट्रेड में, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आपका थॉट प्रोवोक करने के लिए। देखो, ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, क्या इससे यूएसए को कुछ फायदा भी होता है? चलो, यूएसए की धाक जमती है वो बात अलग है, यूएसए की पावर का सिंबल है डॉलर का इस्तेमाल होना, वो बात अलग है। क्या दूसरी तरफ से भी यूएसए को फायदा होता है, जैसे इकोनॉमिकली? हां, इकोनॉमिकली भी फायदा होता है। क्यों? क्योंकि देखो, डॉलर तो यूएसए की करेंसी है ना, डॉलर को तो जब मर्जी यूएसए छाप सकता है, अपनी मर्जी से प्रिंट कर सकता है। दूसरा, चूंकि डॉलर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है वर्ल्ड में ग्लोबल ट्रेड में, तो यूएसए के लिए उधार लेना बहुत आसान है। उधार देने वालों को डर नहीं लगता, उनको लगता है कि यार यूएसए उधार तो चुका ही देगा, पैसे नहीं भी होंगे तो डॉलर प्रिंट करके हमें दे देगा। तो यूएसए ना बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे उधार ले लेता है। इस प्रकार से यूएसए की इकोनॉमी को फायदा होता है। समझ गए? अब फिर से आते हैं, जो करेंसी वार चल रहा है यूएस और चाइना के बीच में। देखो कैसे चाइना इस युद्ध को धीरे धीरे जीत रहा है, मतलब बहुत दूर है लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि चाइना जीत जाए इस युद्ध को। अर्जेंटीना की एक कंपनी है न्यूसेन, होम अप्लायंस बेचती है, जैसे देखो फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये सब चीजें। ये ना चाइना से बहुत ज्यादा माल इंपोर्ट करती है अर्जेंटीना की ये कंपनी न्यूसेन। पहले ना पेमेंट करती थी डॉलर में, बट अब ना ये कंपनी, अर्जेंटीना की कंपनी, अब पेमेंट करने लगी है युआन में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अर्जेंटीना की जो करेंसी है ना पैसो, उसकी वैल्यू, अर्जेंटीना की करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में ना बहुत ज्यादा कम हो गई। तो अर्जेंटीना ने बोला यार हम तो डॉलर से अलग होते हैं, डॉलर की वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है, हम डॉलर में ट्रेड करेंगे ही नहीं, हम ट्रेड करेंगे ज्यादा युआन में। इसके बाद आप ब्राजील का एग्जांपल लो। ब्राजील के नए राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, इन्होंने अनाउंस किया कि जो ब्राजील की कंपनीज है ना, वो जब फॉरेन ट्रेड करती हैं तो सेटलमेंट कर सकती हैं चाइनीज करेंसी युआन में। उन्हें छूट है, इवन वो चाइनीज युआन में भी पेमेंट कर सकती हैं या फिर पेमेंट ले सकती हैं। इसके बाद देखो ब्राजील की कंपनीज ने फ्रेंच कंपनीज को युआन में पे करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब साउथ अमेरिका के जो देश है ना, वो अब ज्यादा युआन को यूज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
और साउथ अमेरिका तो आपको पता है यूएसए के इतने नज़दीक है। नॉर्थ अमेरिका में है यूएस और साउथ अमेरिका में ये सारे देश ब्राज़ील, अर्जेंटीना। जब वहाँ पे ये हाल है तो दूसरे देशों में क्या हाल होगा। इवन बांग्लादेश को फोर्स किया जा रहा है रशिया के द्वारा कि आप रशियन न्यूक्लियर पावर की जो पेमेंट है ना युआन में कीजिए। ये सारी पेमेंट्स इंटर रिलेटेड हैं। देखो एक पैटर्न को दर्शा रही हैं कि युआन का जो यूज है ग्लोबल ट्रेड में इंक्रीज हो रहा है। अब यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने ना रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, इसलिए रशिया डॉलर में व्यापार नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन वार की वजह से यूएस ने सैंक्शंस लगा दिया रशिया के ऊपर और रशिया डॉलर में व्यापार नहीं कर पा रहा है। जैसे ऑयल बेच रहा है तो डॉलर में पेमेंट नहीं ले रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ना रशिया के अंदर युआन सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी है। इवन रशिया जिसको भी अपना तेल बेच रहा है ना उसको भी बोल रहा है कि आप पेमेंट कर दीजिए युआन में। इवन इंडिया को भी रशिया यही बोल रहा है कि आप तेल हमसे जो परचेज कर रहे हो ना उसकी पेमेंट युआन में कर दीजिए। देखो जब से यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ है ना तब से इंडिया ने रशिया से तेल परचेज करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया क्योंकि सस्ता मिल रहा है रशिया से तेल। ऑलमोस्ट $44 बिलियन का तेल इंडिया रशिया से परचेज कर चुका है जब से यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ है। अब क्वेश्चन उठता है कि पेमेंट किस में करे इंडिया। इंडिया ने रशिया को बोला कि रुपी में पेमेंट ले लीजिए। रशिया ने बोला नहीं यार आपकी करेंसी का हम क्या करेंगे, आपकी करेंसी वर्ल्ड में ज़्यादा चलती नहीं है, हम इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। फिर रशिया ने बोला इंडिया को कि आप एक काम करिए, आप हमारी करेंसी में पेमेंट कर दीजिए रूबल में। इंडिया ने बोला यार आपकी करेंसी तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, सैंक्शंस लगे हुए हैं आपके ऊपर, कभी डॉलर के मुकाबले में ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, व्यापार ही नहीं कर पाएंगे, आपकी करेंसी में हम ट्रेड करेंगे तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, स्टेबल नहीं है। फिर कोई सोल्यूशन निकला नहीं तो आखिरकार सॉल्यूशन एक ये निकला कि इंडिया रशिया से जो तेल परचेज कर रहा है ना उसकी पेमेंट की जाएगी युआन में, जो चाइना की करेंसी है। ऐसा इसलिए क्योंकि रशिया की चाइना के साथ बहुत ज़्यादा करीबी हैं, दोनों के रिश्ते मजबूत हैं। तो रशिया ने सजेस्ट किया कि आप चाइनीज़ करेंसी युआन में पेमेंट कर दीजिए और अब इंडिया कुछ पेमेंट युआन में कर रहा है। देखो ये बहुत गलत बात है इंडिया के दृष्टिकोण से। राइटर कहते हैं इंडिया ना शॉर्ट टर्म फायदा देख रहा है कि सस्ता तेल रशिया से मिल रहा है। इंडिया ये नहीं दिख रहा कि आप रशिया से तेल तो परचेज कर रहे हो, शॉर्ट टर्म फायदा तो है, बट आप पेमेंट कर रहे हो युआन में। चाइना की करेंसी की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है वर्ल्ड में, चाइना और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है और आप कमजोर होते जा रहे हो। इंडिया ये चीज नहीं देख रहा है। चाइना तो देखो बहुत कुछ कर रहा है अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए, डॉलर को रिप्लेस करने के लिए। जैसे कि सभी जिससे भी ट्रेड कर रहा है चाइना उसको बोल रहा है कि आप युआन में पेमेंट कीजिए, हम भी युआन में पेमेंट करेंगे। चाइना डॉलर के ऊपर अपनी जो डिपेंडेंस है ना वो खत्म करता जा रहा है। चाइना को पता है आज यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, कल को हमारे ऊपर भी लगाएगा, तो डॉलर के ऊपर निर्भर रहने में कोई फायदा नहीं है। चाइना डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करता जा रहा है। इवन इंटरनेशनल जो पेमेंट सिस्टम है ना उसमें भी चाइना युआन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। जैसे देखो स्विफ्ट एक नेटवर्क है जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक से कम्युनिकेट करता है कि हाँ पेमेंट आ गई है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शनल मैसेजेस का आदान प्रदान होता है विभिन्न बैंकों के बीच में स्विफ्ट नेटवर्क सिस्टम के थ्रू। चाइना अपना अलग से पेमेंट नेटवर्क सिस्टम ला रहा है। तो ये कोशिशें चाइना कर रहा है। चाइना को इस चीज का एहसास है कि देखो अगर हमारी करेंसी का ज्यादा इस्तेमाल होता है ना ग्लोबल ट्रेड में तो सिंबॉलिक हम फिर बन जाएंगे सुपर पावर। अगर हमारी करेंसी ने डॉलर को रिप्लेस कर दिया तो यह सिग्नल जाएगा पूरे वर्ल्ड में कि अब चाइना सुपर पावर बन गया है, बनने की अग्रसर है, बनने वाला है। तो यही सिग्नल जो है चाइना पूरे वर्ल्ड को देना चाहता है। समझ गए? इंडिया को इसलिए सोच समझ के फैसले लेने चाहिए क्योंकि कल को देखो चाइना इंडिया को भी प्रेशराइज कर सकता है कि आप हमें जो पेमेंट करनी है वो युआन में ही कीजिए। लेकिन इंडिया को दबने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया को अपने इंटरेस्ट देखते हुए फैसले लेना होगा और लॉन्ग टर्म पिक्चर को देखते हुए, बड़ी पिक्चर को देखते हुए इंडिया को फैसले लेने चाहिए, ना कि इमीडिएट इंटरेस्ट को देखते हुए। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया करेंसी सुपरमेसी वार से संबंधित। इसके बाद आज के डिस्कशन में नेक्स्ट आर्टिकल डब्ल्यूटीओ की फंक्शनिंग से संबंधित है और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो।
देखो बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। डब्ल्यूटीओ को इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में। उस समय डब्ल्यूटीओ को इस्टेब्लिश करने का मकसद यह था विभिन्न देशों के बीच में ट्रेड को प्रमोट करना, और विभिन्न देशों के बीच, मान लीजिए दो देशों के बीच में अगर कोई विवाद पैदा हो जाता है तो उस विवाद को सुलझाना। देखो डब्ल्यूटीओ का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ध्यान से सुनिएगा। डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, अगर मान लीजिए दो देशों के बीच में विवाद हो जाता है, फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में, इंडिया यूएस के बीच में, सबसे पहले मामला जाएगा डब्ल्यूटीओ पैनल के पास में। डब्ल्यूटीओ पैनल अपना फैसला देता है, उसके बाद अपील फाइल की जा सकती है डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट एपिलेट बॉडी के पास में। डिस्प्यूट एपिलेट बॉडी, अपील फाइल इस बॉडी के पास की जा सकती है। अब हुआ क्या, 2019 से ही डब्ल्यूटीओ का ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है ना, ठंडे बस्ते में है। ठंडे बस्ते में होने का मतलब इनइफेक्टिव है, काम ही नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि देखो जो ये अपील जाती है ना डब्ल्यूटीओ पैनल के बाद इस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास में, इस बॉडी में ना टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, बट अभी ना इस बॉडी में सिर्फ 1-2 मेंबर्स ही हैं। बाकी सारी जो पोस्ट है ना वैकेंट पड़ी हैं इस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछता हूं, वैकेंट क्यों पड़ी हैं, खाली क्यों पड़ी हैं? क्योंकि देखो 2019 के बाद से ही ना यूएसए इस बॉडी में मेंबर्स को अपॉइंट नहीं होने दे रहा है। क्यों और कैसे? देखो सबसे पहली चीज कैसे, देखो डब्ल्यूटीओ में आपको पता है जो भी फैसले होते हैं ना कंसेंसस के आधार पे होते हैं, सहमति के आधार पे होते हैं, सभी देशों की सहमति होना जरूरी है। लेकिन यूएसए सहमति नहीं बनने देता। और क्यों नहीं बनने देता? क्योंकि ना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है आर्टिकल का, क्योंकि ना यूएसए को ये लगता है डब्ल्यूटीओ की जो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है ना, ये अपने दायरे से बाहर जाके काम कर रही है, अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके काम कर रही है। कैसे? यहां पे देखिए कैसे। एक टर्म है जिसका इस्तेमाल होता है आर्टिकल में, बाइंडिंग प्रेसिडेंट। आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। जैसे देखो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट कोई वर्डिक्ट देती है ना, अब आपको पता है वो वर्डिक्ट पूरे देश में इंप्लीमेंट होता है। विभिन्न राज्यों के जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी उस वर्डिक्ट को मानती हैं और फ्यूचर में उसी वर्डिक्ट को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले देती हैं। उसी प्रकार से जो लोकल कोर्ट्स हैं वो भी उस वर्डिक्ट को मानती हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होता है ना वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट हो जाता है। उसी प्रकार से डब्ल्यूटीओ की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है ना, अपना जो भी वर्डिक्ट देती है ना, यूं बोलती है डब्ल्यूटीओ की ये बॉडी कि हमने जो अभी ये फैसला दिया है, वर्डिक्ट दिया है, बेशक डिस्प्यूट दो देशों के बीच में था, फॉर एग्जांपल ए और बी, बट हमने जो ये फैसला दिया है अब ये सभी मेंबर कंट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं 164, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। यूएसए बोलता है क्यों भैया, दो देशों के बीच में डिस्प्यूट था, फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना, उस पर आपने फैसला दिया, अब आप बोल रहे हो कि इस मुद्दे पे जो हमने फैसला दिया है वो सभी देशों पे बाइंडिंग होगा। मतलब आप अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाके फैसला कर रहे हो। ये पावर आपको किसने दी कि जो भी आप वर्डिक्ट दोगे वो सभी मेंबर कंट्रीज के ऊपर बाइंडिंग होगा? हम नहीं मानते इसको। तो पॉइंट आपको क्लियर है ना? 30 सेकंड्स में दोबारा से पॉइंट क्लियर कर देता हूं। देखो मान लीजिए इंडिया और चाइना के बीच में करेंसी वार को लेके कोई वर्डिक्ट दिया डब्ल्यूटीओ ने। अब देखो बाद में यूएस और चाइना के बीच में भी कोई करेंसी को लेकर डिस्प्यूट पैदा होता है ना, तो डब्ल्यूटीओ की जो बॉडी है ये वर्डिक्ट जो ऑलरेडी वो दे चुकी है इंडिया चाइना के बीच में करेंसी वार से संबंधित, वही वर्डिक्ट यहां पे चिपका देगी यूएस और चाइना के बीच में जो बाद में डिस्प्यूट आएगा। यूएस की बॉडी सेम वर्डिक्ट को चिपका देती है, सेम मामलों में दूसरे देशों के ऊपर भी उसे बाइंडिंग बना देती है। बट यूएसए का कहना है कि वन साइज डजंट फिट ऑल। आप वर्डिक्ट को सभी के ऊपर चिपका रहे हो, लेकिन हर केस में सिचुएशन अलग हो सकती है, आप ये चीज कंसीडर नहीं कर रहे हो। लेकिन देखो इसके जवाब में ना राइटर एक बात बोलते हैं। राइटर बोलते हैं देखो बड़ी बड़ी जो कोर्ट्स है ना वर्ल्ड में, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वो भी ना
एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए अपनी अप्रोच में अपने पुराने वर्डिक्ट्स का सहारा लेती हैं। और ना सिर्फ ये वर्ल्ड कोर्ट्स में होता है, आप डोमेस्टिक कोर्ट में भी देख लीजिए, जैसे इंडिया में मैंने सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल दिया। तो राइटर कहते हैं कि डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के द्वारा अपने पुराने वर्डिक्ट्स को बेस बनाना नए वर्डिक्ट देने के लिए, इस चीज में कुछ गलत नहीं है। वर्ल्ड की अलग अलग कोर्ट्स अपनी सोच में जस्टिस देने में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ऐसा करती हैं, लेकिन वास्तव में देखो यूएसए डब्ल्यूटीओ को इनइफेक्टिव बनाना चाहता है। उसके पीछे रीजन ये है, ये तो एक बहाना है कि डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके काम कर रही है। वास्तव में रीजन ये है कि 90s में तो ना, जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा था ना, तो यूएसए चाहता था कि वर्ल्ड में विभिन्न देशों के बीच में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो, क्योंकि उस समय यूएसए को फायदा हो रहा था इस चीज से, क्योंकि यूएसए एक्सपोर्ट कर रहा था बहुत सी चीजों को और इससे यूएसए को फायदा हो रहा था डब्ल्यूटीओ से। लेकिन आज के समय में ना चाइना को ज्यादा फायदा हो रहा है डब्ल्यूटीओ से। चाइना धीरे धीरे यूएसए को रिप्लेस करते जा रहे हैं। चाइना यूएसए को ज्यादा माल एक्सपोर्ट करता है और यूएसए को यह लगता है कि डब्ल्यूटीओ की जो बॉडी है ना, ये चाइना के पक्ष में काम कर रही है। तो इसलिए यूएस इस बॉडी की बात नहीं मानना चाहता, क्योंकि यूएसए को लगता है कि यह बॉडी चाइना के हित में काम कर रही है। यह रीजन है। देखो एक चीज राइटर के द्वारा बोली जाती है, 2022 में ना इंडिया ने काफी प्रयास किया था कि इस बॉडी को फिर से इफेक्टिव बनाया जा सके। एक डील भी साइन हो गई थी कि 2024 में मेंबर्स की अपॉइंटमेंट हो जाएगी और ये बॉडी फिर से काम करने लगेगी। बट देखो देखने वाली बात होगी कि यूएसए अब कैसे रिस्पोंड करता है। वास्तव में ये बॉडी इफेक्टिव ढंग से काम कर पाती है, या फिर बड़ी पिक्चर देखें तो क्या डब्ल्यूटीओ इफेक्टिव ढंग से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, देखने वाली बात होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद देखो आज के डिस्कशन का तीसरा जो आर्टिकल है ना, वो पीडीएस, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, कर्नाटक की अन्नभाग्य स्कीम, इन सब इश्यूज से संबंधित है। जीएस पेपर 3 में फूड सिक्योरिटी टॉपिक से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले बेसिक्स आपको बताता हूं। कर्नाटक की जो नई अन्नभाग्य स्कीम है ना, जो कांग्रेस की सरकार ने लॉन्च की है, उसके बारे में तो आप जान सकते हो। 5 जुलाई को हमने ये इशू डिस्कस किया था। बट आज की डिस्कशन में ये जो आर्टिकल है ना, इसमें थोड़ा अलग एंगल है, अलग पॉइंट है, अलग पर्सपेक्टिव है, अलग व्यू है। समझ गए? तो सबसे पहले बेसिक्स, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में, इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ 2014 में। इस एक्ट में क्या है, जो बेनिफिशरीज है ना, बेनिफिशरीज हैं टोटल 67.5%। बेनिफिशरीज में 75% पॉपुलेशन रूरल एरिया की और 50% पॉपुलेशन अर्बन एरिया की। ऑलमोस्ट देश में 80 करोड़ जो लोग हैं वो बेनिफिशरी हैं इस स्कीम के। इस स्कीम के अंतर्गत हर एक हाउस होल्ड में जो एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं ना, जो बेनिफिशरीज हैं स्कीम के, पर पर्सन 5 किलोग्राम फ्री राइस दिया जाता है, फ्री राइस या फिर फ्री व्हीट। तो कुल मिलाकर टोटल बेनिफिशरीज कितने हुए, 80 करोड़। इसके अलावा देखो 2 एलिमेंट और भी हैं इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाली स्कीम में। फ्री मिड डे मील स्कीम चलाई जाती है, जिसमें स्कूल में फ्री खाना दिया जाता है बच्चों को। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, मतलब आंगनवाड़ी में भी 0 से 6 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको फ्री में खाना दिया जाता है। आंगनवाड़ी में जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको भी न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो हमने अभी डिस्कस किया ना कि 75% रूरल एरियाज और 50% अर्बन एरियाज को कवर करती है ये स्कीम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, 2011 के सेंसस को ध्यान में रखते हुए जिस स्टेट में जितने बेनिफिशरीज हैं ना, उस स्टेट को उतना ही फूड ग्रेन एलोकेट कर देती है इस स्कीम को इंप्लीमेंट करते हुए। किसको कंसीडर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, 2011 के सेंसस को। इतना समझ गए आप, यस और नो? अब आगे देखिए, ये तो हमने बेसिक्स की बात कर ली। अब कर्नाटक ने ना अपनी नई स्कीम लॉन्च की। ये 5 जुलाई के आर्टिकल में मैंने आपको ये पूरी स्लाइड दिखाई थी। उस समय भी राइटर ने ये कहा था कि ना ऑलरेडी इतनी सारी स्कीम चल रही हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, कर्नाटक की अपनी प्रायोरिटी हाउस होल्ड स्कीम है। उसके बाद सरकार ने फिर से अन्नभाग्य योजना स्कीम लॉन्च कर दी।
मतलब कि देखो ऑलरेडी बेनिफिशरीज को अलग अलग स्कीम से फूड ग्रेन मिल रहा था, सेम बेनिफिशरीज को और ज्यादा फूड ग्रेन मिलेगा। मुझे याद है 5 जुलाई को जब ये आर्टिकल डिस्कस किया था तो एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि क्या हो गया फिर और ज्यादा फूड ग्रेन मिल जाएगा लोगों को। देखो नुकसान क्या है वो आज के इस आर्टिकल में राइटर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। राइटर बोलते हैं देखो सेम बेनिफिशरीज को आप बार बार और ज्यादा फूड ग्रेन दे रहे हो ना, तो नुकसान ये होता है कि वो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन ना मार्केट में बेच देते हैं, उनकी उतनी कंजम्पशन नहीं होती। अगर आपको वास्तव में भला करना है ना, वास्तव में आप भला करना चाहते हो, तो ये सॉल्यूशंस राइटर देते हैं। सबसे पहली चीज, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में अभी बेनिफिशरीज की संख्या कितनी है? 80 करोड़। और कौन से? 2011 के सेंसस के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट को फूड ग्रेन देती है। बट देखो बावजूद इसके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं, जो गरीब हैं, बट उनको ना पीडीएस से फूड ग्रेन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। समझ गए? कर्नाटक में 11-12 लाख लोग ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं, गरीब हैं, लेकिन उनको पीडीएस से फूड ग्रेन नहीं मिल रहा है। पूरे देश में ऑलमोस्ट 113 मिलियन लोग ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता पीडीएस से फूड ग्रेन। तो राइटर कहते हैं यार इनको कवर करो ना, जो छूटे हुए हैं, जो एक्सक्लूडेड हैं, आप इनको कवर नहीं कर रहे हो, इनको कवर करने की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हो। 2011 के सेंसस के डेटा को आप अभी भी फॉलो कर रहे हो, 2021 का सेंसस अभी तक आपने किया नहीं है, लेकिन सेम बेनिफिशरीज को आप ज्यादा फूड ग्रेन दे रहे हो बार बार। अब दूसरा पॉइंट देखिए, सेम बेनिफिशरीज को भी आप फायदा पहुंचाना चाहते हो ना, तो उन्हें सेम चीज बार बार मत दो। ऑलरेडी उनको राइस मिल रहा है अलग अलग स्कीम से, आप कह रहे हो हम उनको 5 किलोग्राम राइस और दे देंगे। भैया उनको जरूरत ही नहीं है राइस की, एक्स्ट्रा राइस आप उनको दोगे वो ज्यादा जाके मार्केट में बेच देंगे, उनकी इतनी कंजम्पशन ही नहीं है। अगर आप ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज हैं उनका फायदा पहुंचाना चाहते हो तो उनको पल्सेस दो, राइस दोबारा देने के बजाय उनको इस बार दाल दो, उनको ऑयल दो, तब जाके उन्हें फायदा होगा, तब जाके वो ये मार्केट में नहीं बेचेंगे। बट आप इस पे नहीं सोच रहे हो। इसके अलावा मिलेट सरकार दे सकती है। कर्नाटक तो मेजर मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो कर्नाटक की सरकार कंसीडर कर सकती है कि हम एक्स्ट्रा राइस देने के बजाय मिलेट देंगे। इससे न्यूट्रिशन की समस्या जो है वो भी एड्रेस होगी। लास्ट में राइटर का यह कहना है, अभी जो कर्नाटक की सरकार जो कर रही है ना कि डायरेक्टली कैश दे रही है, उसके बजाय आप पीडीएस को डाइवर्सिफाई करोगे ना, अलग अलग आइटम्स पीडीएस में दोगे जैसे ऑयल, पल्सेस, मिलेट्स, उससे ज्यादा फायदा होगा बजाय के कैश देने के। ये पूरा आर्टिकल है, अलग से जो पॉइंट्स निकले हमने डिस्कस किए। चलते हैं आगे। इसके बाद आज के डिस्कशन का नेक्स्ट आर्टिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में अमेंडमेंट से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो पार्लियामेंट्री कमेटी ने ना अप्रूवल दे दिया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 के लिए। ये जो बिल है ना 1980 के एक्ट को अमेंड करता है। 1980 का जो ये एक्ट आया था ना, इसका मकसद ये था इंडिया के फॉरेस्ट लैंड को कंजर्व करना, इंडिया के फॉरेस्ट लैंड को बचा के रखना नॉन फॉरेस्ट्री पर्पजेज से। मतलब कि ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट करनी है, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है तो बस पेड़ों को काट दो, सोचो भी मत। तो पेड़ों को, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए था ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। समय समय पे इसे अमेंड किया गया, बट अब लग रहा है कि देखो कट एंड पीसी से काम नहीं चलेगा, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव चेंज करने की आवश्यकता है। तो अमेंडमेंट बिल में जो बड़ी अमेंडमेंट्स करने की कोशिश की गई है, बिल में डालने की कोशिश की गई है, वो इस प्रकार से हैं। बताया गया है कि कहाँ पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। जैसे कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर फॉरेस्ट को काटने के लिए अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है, क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास हाईवेज कंस्ट्रक्ट करने हैं, हाइडल पावर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने हैं, तो उस समय फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं है। इसको लेके कंसर्न है। दूसरा पॉइंट, ये जो एक्ट है ना नॉन फॉरेस्ट लैंड पे भी कल्टीवेशन को प्रमोट करता है। जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है ना वहां पे ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट उगाओ, फॉरेस्ट इस्टेब्लिश करो, इस चीज को प्रमोट करता है ये एक्ट। और सरकार बढ़ा चढ़ा के इस बात को बोल रही है कि इवन फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करने का काम करेगा ये एक्ट, ना सिर्फ पुराने फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व करेगा। लेकिन कंसर्न ये है, देखो दूसरी एरिया पे
नए एरिया पे जो फॉरेस्ट इस्टेब्लिश होता है ना, वो अच्छा नहीं होता, वो डेंस फॉरेस्ट नहीं होता, सिर्फ ओपन फॉरेस्ट होता है। दूसरा, वहां पे कोई वाइल्ड लाइफ नहीं होती, इसलिए पुराना जो डेंस फॉरेस्ट है ना, उसको तो किसी भी कीमत पे आपको खोना ही नहीं है। तीसरा पॉइंट, अभी नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश होते हैं तो उस पर कम रिस्ट्रिक्शंस होंगी नए बिल के अकॉर्डिंग। और देखो, फॉरेस्ट एरिया के नज़दीक जो लोग रहते हैं उनके लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ का भी ख्याल रखा जाएगा। तो मतलब पहले जो एक्ट था ना 1980 का, वो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट था, लेकिन नया बिल जो है ना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है। इसी को लेके ऑब्जेक्शंस रेज किए जा रहे हैं। मेन ऑब्जेक्शंस ये इस प्रकार से हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो गोदावर्मन केस था ना, उसको डाइल्यूट करता है। ये केस क्या था? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था, अब गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ना कुछ एरिया तो डेजिनेट है एज ए फॉरेस्ट, मतलब पेपर्स में भी है कि ये एरिया जो है फॉरेस्ट है, पेपर्स में लिखा हुआ है, बट ना कुछ एरिया ऐसा भी है जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है, बट है वहां पे जंगल, बट है वहां पे फॉरेस्ट, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है वो फॉरेस्ट। तो वहां पर भी ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लागू होता था, बट बिल में प्रोविजन ये किया गया है, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ऑफिशियली फॉरेस्ट है ना, उसे ही फॉरेस्ट माना जाएगा बिल के अकॉर्डिंग, अगर ये एक्ट बन जाता है। बाकी एरिया बेशक वहां पे फॉरेस्ट हो एक्चुअल में, लेकिन वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नहीं है, तो फिर उसे फॉरेस्ट नहीं माना जाएगा, तो फिर उस पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ये है, ये जो इजाजत दी गई है ना इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर के दायरे में फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है, इससे तो देखो बहुत जंगल कट जाएगा, इससे बहुत जंगल कट जाएगा, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा। नेक्स्ट ये है, नाम को चेंज करके हिंदी में नाम किया जा रहा है, संरक्षण एवं संवर्धन अभियान। हिंदी का नाम है, मुश्किल सा नाम है। साउथ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स कहते हैं कि यार इंग्लिश में अच्छा भला नाम था, क्यों हिंदी में कर रहे हो? हमारे वाले बोल भी नहीं सकेंगे, समझ भी नहीं आएगा उनको। अभियान नहीं है, अधिनियम है, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो गया। वैसे तो आप समझ ही जाते हो, लेकिन फिर भी बता दिया, अधिनियम है। मतलब देखो, मुझे भी बोलने में कठिनाई हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के और साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहां पे तो लोगों को ये नाम बोलने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये पूरा बिल हमने कंसीडर कर लिया। इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, 1980 के एक्ट पे भी पूछ सकती है। प्री में देखो यूपीएससी बिल पर क्वेश्चन नहीं पूछती, यूपीएससी क्या करती है, इशू पे क्वेश्चन पूछ लेती है। कई बार बिल पे क्वेश्चन नहीं पूछती, ये नहीं पूछती यूपीएससी की बताइए नया बिल क्या है, लेकिन फॉरेस्ट कंजर्वेशन इशू पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेगी। इसके बाद देखो, आज द हिंदू में एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। वाराणसी में ना टर्टल्स को डेलिब्रेटली गंगा रिवर में छोड़ा जा रहा है ताकि ये टर्टल्स गंगा रिवर को साफ कर सकें, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी सामने आ रहा है। बिल्कुल बेसिक से ये न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, और प्री में भी यूपीएससी इस इशू से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकती है। देखो, नमामि गंगे प्रोग्राम है, 2014 में सरकार ने लॉन्च किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, गंगा रिवर की साफ सफाई के लिए। अब इसी प्रोग्राम के अंतर्गत ना वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलके फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट गंगा रिवर में कछुओं को छोड़ रहा है। कछुओं की पहले ब्रीडिंग होती है वाराणसी के ब्रीडिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में। यहाँ कछुओं की ब्रीडिंग होती है, और ब्रीडिंग कैसे होती है? पहले तो देखो, चंबल रीजन से ना कछुओं के अंडे लाए जाते हैं, एग्स लाए जाते हैं। उन एग्स को ना एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है, स्पेशल एडेप्टेड रूम होता है, और उनको लकड़ी के बॉक्स जिसमें मिट्टी भरी होती है, वहां पे कछुओं के अंडे जो हैं वो रखे जाते हैं। इनकी हैचिंग होती है जून और जुलाई के महीने में, जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में आता है। और हैचिंग के बाद, मतलब जब अंडों से कछुए बाहर निकलते हैं ना, फिर उन छोटे बच्चों को एक आर्टिफिशियल पॉन्ड में रखा जाता है। 2 साल तक उनको आर्टिफिशियल पॉन्ड में मॉनिटर किया जाता है। जब वो 2 साल के हो जाते हैं ना, उसके बाद उन्हें गंगा रिवर में छोड़ा जाता है। और ये कछुए देखो दोनों तरह के होते हैं, हर्बीवोर भी और कार्निवोर भी। हर्बीवोर मतलब जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर मतलब जो मीट खाते हैं, दोनों तरह के होते हैं ये कछुए। अब आपको पता है गंगा रिवर में पुराना सामान, फूल वगैरह जो बहा दिया जाता है पूजा इत्यादि के लिए, इवन मीट होता है, बहुत से जानवरों की बॉडीज जो डिकम्पोज हो गई होती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये कछुए ना इन सब चीज़ों को ना
रिमूव कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं रिवर से, और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। मतलब यूपी गवर्नमेंट के अनुसार पीएच लेवल इंप्रूव हुआ है गंगा रिवर का। इसके अलावा बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसका लेवल भी गंगा रिवर में इंप्रूव हुआ है। यूपीएससी इन टर्म्स से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोकेमिकल डिमांड का क्या मतलब है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, जिसको आप एग्जाम्पल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा प्री में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर में ना आर्मी को ऑपरेशंस चलाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। वहाँ पे देखो दो कम्युनिटी के लोगों के बीच में टेंशन्स हैं, एक तरफ मैती और दूसरी तरफ कुकी। जो मैती लोगों के मोहल्ले हैं और कुकी लोगों के मोहल्ले हैं, दोनों के बीच में बफर इस्टेब्लिश किया जा रहा है ताकि दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला ना कर सकें। बट मार्च में ना कुछ एरियाज में ना सरकार ने ओस्पा हटा दिया था, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसमें आर्मी को स्पेशल पावर मिलती है ऑपरेशंस चलाने के लिए, इम्यूनिटी मिलती है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता कि ऑपरेशंस के दौरान उनसे कोई गलती हुई तो। ये एक्ट हटा दिया गया सरकार के द्वारा कुछ एरिया से। बट अभी आर्मी कह रही है कि इस एक्ट के बिना ना ऑपरेशन चलाने में बहुत दिक्कत आती है। जैसे एक घटना घटित हुई जिसमें वुमेन के ग्रुप्स ने ना आर्मी के ऑपरेशन को रोक दिया। अब आर्मी के ऑपरेशन को रोक दिया, मजबूरी में ना वहाँ पे जो आर्मी की बटालियन थी उनको उग्रवादियों को छोड़ना पड़ा, जो इंसर्जेंट्स थे ना उनको छोड़ना पड़ा। अब बाद में तो इस चीज़ की तारीफ हुई कि हाँ आर्मी ने बढ़िया डिसीजन लिया, अगर वो नहीं छोड़ते तो वायलेंस हो जाता। लेकिन ना आर्मी के लोगों का, ऑफिसर्स का ये कहना है कि देखो कोर्ट मार्शल और तारीफ में ना छोटा सा डिफरेंस होता है। बेशक इस चीज़ में हमारी तारीफ हो गई कि हमने इंसर्जेंट्स को छोड़ दिया और सिविलियंस का खून नहीं बहा, लेकिन सेम चीज़ के लिए हमारा कोर्ट मार्शल भी हो सकता था कि तुमने क्यों छोड़ा उनको। तो ऑपरेशन चलाने में दिक्कत आ रही है। पुलिस के 4000 के आसपास वेपन्स लूट लिए हैं। अब दिक्कत यह है, एक तो जो इंसर्जेंट्स हैं, मिसक्रिएंट्स हैं, उनके पास इतने ऑटोमेटिक राइफल्स हैं जो उन्होंने पुलिस से लूट लिया। दूसरा, पुलिस के पास अभी हथियार है ही नहीं, उनका मोराल बहुत डाउन है। ऑपरेशन चलाने के लिए उनके पास हथियार नहीं है क्योंकि पुलिस स्टेशन से हथियार लूट लिए गए हैं। तो सारी जिम्मेदारी ना अभी आर्मी के ऊपर आ गई है, असम राइफल्स के ऊपर आ गई है कि मणिपुर में कैसे न कैसे करके शांति इस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन उनके पास पावर नहीं है। ये पूरा आर्टिकल है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे टेक्स्ट कंटेक्स्ट का डिज़ाइन इंस्टीट्यूशंस से संबंधित है। डिज़ाइन मतलब देखो मैन्युफैक्चरिंग में ना डिज़ाइन का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। आप कोई चीज़ बनाते हो, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, घर आप बनाया आपने, इंटीरियर कैसा दिखेगा उसे डिज़ाइन करना। फैशन में कपड़ों को मैन्युफैक्चर करने से पहले कपड़ों को डिज़ाइन करना। तो डिज़ाइन का काम बहुत बड़ा होता है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने में, कंस्ट्रक्ट करने में, प्रोड्यूस करने में। तो हमारे देश में ना डिज़ाइन को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स भी कम होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स कम हैं। शिव नादर यूनिवर्सिटी, जिंदल ग्रुप यूनिवर्सिटी, फ्लेम यूनिवर्सिटी, ये कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ना डिज़ाइन में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। हमारे देश में ना डिज़ाइनर्स की बहुत कमी है। 2000 तक तो हमारे देश में जो फॉर्मल मॉडर्न डिज़ाइन एजुकेशन है ना बहुत ही ज़्यादा कम थी। 2007 में नेशनल डिज़ाइन पॉलिसी सरकार की तरफ से अपनाई गई। उसके बाद इंडिया ने डिज़ाइन काउंसिल का निर्माण किया 2009 में। मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ा। आज के समय में ना जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है ना अहमदाबाद में है, ये सिर्फ 300 स्टूडेंट्स को एडमिट करता है। एक शिकायत ये रहती है कि हमारे देश में जो डिज़ाइनर्स हैं ना उनमें भी इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसी नहीं है। इंडस्ट्री को जिस प्रकार से डिज़ाइनर की आवश्यकता है वैसे डिज़ाइनर्स नहीं निकल के आ रहे हैं। जॉब नहीं लग रही है डिज़ाइनर स्टूडेंट्स की, इसलिए डिज़ाइन के प्रति लोगों का अट्रैक्शन भी कम है। लेकिन देखो अब धीरे धीरे डिज़ाइन एजुकेशन ग्रो कर रही है, तो इसलिए ऐसा होना चाहिए कि इंडस्ट्री को जैसे डिज़ाइनर चाहिए ना वैसे ही डिज़ाइनर निकल के आए। अदरवाइज इंजीनियरिंग की तरह यहाँ पे भी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड नहीं रहेगी, आवश्यक स्किल्स नहीं होगी डिज़ाइनर स्टूडेंट्स में। तो ये पूरी बात, पूरा आर्टिकल हमने समझा। अब लास्ट में समरी के माध्यम से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने करेंसी वार वाला आर्टिकल डिस्कस किया। हमने समझा कंटेक्स्ट में ज़्यादा से ज़्यादा देश अब चाइनीज़ युआन को अडोप्ट कर रहे हैं। कन्फ्लिक्ट चल रहा है यूएस डॉलर और चाइनीज़ युआन के बीच में। यूएस की डॉलर की अभी डोमिनेंस है रिजर्व करेंसी में, लेकिन चाइना यूएस की डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है।
इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है इसमें। इंडिया का इन्वॉल्वमेंट ऐसे, रशिया को अभी इंडिया पेमेंट कर रहा है युआन में। भविष्य में देखो चाइना भी इंडिया को फोर्स कर सकता है कि आप भी हमसे ट्रेड युआन में कीजिए, लेकिन इससे इंडिया को नुकसान होगा। क्यों नुकसान? इसलिए होगा क्योंकि चाइना का दबदबा बढ़ेगा और चाइना के साथ हमारी टेंशन्स हैं। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए इंडिया चाइना का फायदा कर रहा है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट ऐसे, रशिया से तेल परचेज करना, फायदा किसका? चाइना का, क्योंकि पेमेंट किस में? युआन में। फिर उसके बाद WTO वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। यूएस ने WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को ठप करके रखा है, उसमें मेंबर नहीं अपॉइंट होने दे रहा है। यूएस का ये कहना है कि ये एपिलेट बॉडी अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाके काम करती है, प्रेसिडेंट बाइंडिंग करती है, मतलब अपने वर्डिक्ट को दो देशों के बीच में डिस्प्यूट को बाकी देशों के लिए भी इंप्लीमेंट करती है, जो कि गलत बात है। लेकिन एक्चुअल में देखो प्रॉब्लम ये है, यूएसए नहीं चाहता कि WTO अब उसकी ट्रेड पॉलिसीज पे कंट्रोल इस्टेब्लिश करे। अब यूएसए अपनी ट्रेड पॉलिसीज ऐसी चाहता है कि वो चाइना को आगे बढ़ने से रोक सके। ये चैलेंज है एपिलेट बॉडी की अथॉरिटी को रिस्टोर करने में। बड़ी पिक्चर यही है। लास्ट में ये क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। दोनों क्वेश्चंस 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करने हैं। वेबसाइट पे जाके आप क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिएगा, pwonlyis.com। वहाँ पे आपको मॉडल आंसर भी मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो इवेल्युएट भी होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।